हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा, जहां पर मैं आपके लिए टैक्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हैं या आप एक एलएलपी हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सेक्शन के बारे में जो एक्चुअली में फाइनेंस एक्ट 2024 जो कि जुलाई में प्रेजेंट किया गया था, देन बाद में वो एक्ट बन गया, उसके अंदर इस सेक्शन को प्रपोज किया गया था और ये सेक्शन अब बहुत ही जल्द आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। दोस्तों, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हैं या आप एक एलएलपी हैं तो ऐसे में आप इस सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एज एन पार्टनरशिप फर्म आप अपने पार्टनर्स को ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारा अमाउंट्स पे करते हैं, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में हो, चाहे वो कमीशन हो, इंटरेस्ट हो या बोनस हो। तो ऐसे में अब एक सेक्शन जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होने जा रहा है वो एक्चुअली में सेक्शन 194T है, जो बात करता है टीडीएस इन केस ऑफ अ अमाउंट गिवन बाय द पार्टनरशिप फर्म टू देयर पार्टनर। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम इस सेक्शन को डिकोड करेंगे, साथ ही साथ हम समझेंगे क्या क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आपको इस सेक्शन के साथ फेस करने पड़ सकते हैं, आपको कैसे प्रिपेयर रहना है इस सेक्शन की इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि अब 1 अप्रैल 2025 से ये सेक्शन आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो आइए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट, समझते हैं ऑल अबाउट द सेक्शन 194T। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं सेक्शन 194T के बारे में, तो ये सेक्शन एक्चुअली में बात करता है टीडीएस के बारे में, और ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा उन स्पेसिफिक पेमेंट्स पर जो एक पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर्स को करती हैं। अब दोस्तों, यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड फर्म हो चाहे अनरजिस्टर्ड फर्म हो, आप सबको मालूम होगा हमारी इंडिया में पार्टनरशिप फर्म दो प्रकार से काम करती हैं। एक जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, इनका मतलब जिसका मतलब जिनकी डीड रजिस्टर्ड है, और एक पार्टनरशिप फर्म वो होती हैं जो अनरजिस्टर्ड डीड पर काम कर रही होती हैं। तो चाहे आप रजिस्टर्ड फर्म है चाहे अनरजिस्टर्ड फर्म है, दोनों ही सिनेरियो में आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इवन जो हमारी एलएलपीज होती हैं उसके ऊपर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। बट यहां पर एक पॉइंट समझिएगा, ये केवल और केवल उन एलएलपीज पर एप्लीकेबल होगा जो डोमेस्टिक एलएलपीज हैं, जिसका मैं आगे जिक्र भी करूंगा अपने अगले पेज पर। बट यहां पर हमें समझना है कि किसके ऊपर ये टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है या आप एलएलपी हैं तो ऐसे में आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इस सेक्शन में आपको टीडीएस का डिडक्शन करना है एट द रेट ऑफ 10% ऑन द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड टू अ पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा टीडीएस के प्रोविजंस जब भी एप्लीकेबल होते हैं तो जनरली वो दो कॉन्सेप्ट्स पर एप्लीकेबल होते हैं, या तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट होगा या एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर होगा। तो इस सेक्शन में हम ये भी समझेंगे कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो कब आएगी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट आएगी या पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पर आएगी। बट बिफोर दैट हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर टीडीएस एप्लीकेबल होगा तो किस रेट से एप्लीकेबल होगा। सो आई सेड 10% का आपको टीडीएस काटना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में, और ये जो 10% का टीडीएस होगा ये उस पूरे अमाउंट पर काटा जाएगा जो आप अपने पार्टनर्स को दे रहे हैं, चाहे आप उसे सैलरी के नाम से दें, चाहे आप उसे रेम्युनरेशन के नाम से दें, कमीशन के नाम से दें, बोनस के नाम से दें या इंटरेस्ट के नाम से दें। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी आप उसको पेमेंट करने जा रहे हैं या क्रेडिट करने जा रहे हैं एज द केस मे बी, तो उस टोटल अमाउंट का 10% आपको टीडीएस का डिडक्शन करना होगा एज पर सेक्शन 194T। दोस्तों, ये जो सेक्शन है ये एक्चुअली में 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने जा रहा है। इसका मतलब जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 25-26, उसकी फर्स्ट डे से ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आप 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद से कोई भी अमाउंट अपने पार्टनर्स को पे करेंगे तो उस पर आपको सेक्शन 194T का ध्यान रखना होगा। अगर उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बनती है तो वहां पर आपको टीडीएस का डिडक्शन करना होगा, सो दैट आप प्रॉपरली कंप्लाइंट पर्सन बन पाए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अभी, कि ये जो सेक्शन है 194T ये इंडियन एलएलपी पर ही एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी एलएलपी फॉरेन एलएलपी है तो आपके ऊपर सेक्शन 194T की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी।
जैसा कि बाकी टीडीएस के सेक्शंस में एक इंटरनल थ्रेशोल्ड भी होती है, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझे तो 194C एक सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें हमें कहा जाता है कि अगर आपका अमाउंट इस लिमिट तक आता है तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। सिमिलरली हर एक सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल थ्रेशोल्ड होती है दोस्तों, तो इस सेक्शन में भी सेम चीज रखी गई है। 194T सेक्शन कहता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका जो ओवरऑल अमाउंट है वो 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं जा रहा है टू ईच पार्टनर, तो ऐसे में आपको टीडीएस का डिडक्शन नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, यहां पर एक पार्टनरशिप फर्म है एबीसी, उसने अपने पार्टनर ए को, बी को और सी को, तीनों को इंडिविजुअली अलग अलग अमाउंट पे किया है, चाहे एक बार में पे किया हो, चाहे वो पूरे साल का एग्रीगेट अमाउंट पे किया हो। अगर वो 20,000 से कम है तो वहां टीडीएस नहीं कटेगा। सो एग्जांपल के लिए ए को 18,000 रुपए मिले हैं, बी को 23,000 रुपए मिले हैं और सी को यहां पर 27,000 रुपए मिले हैं। तो सवाल उठता है कि क्या हमें ए बी सी तीनों का ही टीडीएस काटना है? द आंसर वुड बी नो। दोस्तों हमें ए का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो अमाउंट हम दे रहे हैं, बट ध्यान रहे सिंगल अमाउंट हो या ओवरऑल अमाउंट हो, ये जो अमाउंट है वो 20,000 से कम है, इसलिए हम ए का टीडीएस नहीं काटेंगे। वेयर एज हम जो अमाउंट बी को दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं, क्योंकि वो 20,000 रुपए से ज्यादा जा रहा है, तो ऐसे में हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। सवाल उठता है टीडीएस कितने पर काटा जाएगा? तो अगर मैं बी के एग्जांपल में बात करूं तो 23,000 रुपए पर टीडीएस काटना है या 3,000 रुपए पर टीडीएस काटना है? तो दोस्तों ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है पूरे टीडीएस के प्रोविजन का कि अगर थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो जाता है अमाउंट, तो जो टीडीएस काटा जाता है वो ओवरऑल अमाउंट पर काटा जाता है, ना कि एक्सीड वाले अमाउंट पर। हालांकि एक दो सेक्शंस ऐसे हैं एक्सेप्शन वाले जहां पर एक्सीड वाले अमाउंट पर टीडीएस कटता है, बट इन जनरल जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उसमें यह कहा गया है कि अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई तो फिर जो टीडीएस काटा जाएगा वो ओवरऑल अमाउंट पर काटा जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो बी का टीडीएस कटेगा वो 23,000 के ऊपर 10% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा, एंड वेयर एज सी के केस में 27,000 रुपए का 10% टीडीएस काटा जाएगा इन दिस केस, जो कि 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान रहे यहां पर नो टीडीएस शैल रिक्वायर टू बी डिडक्टेड इफ सच अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट डज नॉट एक्सीड 20,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आई होप यहां तक की आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइएगा दोस्तों बात कर लेते हैं टीडीएस कब काटा जाएगा। तो टाइमिंग ऑफ डिडक्शन को लेकर इस सेक्शन में क्लैरिफाई किया गया है, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो इसका मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप अपने पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं या आप उसको पेमेंट करते हैं, दोनों में से जो भी इवेंट पहले अकर हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको टीडीएस का डिडक्शन करना है। अब देखिए दोनों में इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते मैंने पार्टनर को सैलरी पे करी है, पे का मतलब अभी मैंने सैलरी ड्यू करी है, उसको एक्चुअली में अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया, तो ऐसे में हम अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे? हम यहां पर अपना सैलरी का खर्चा डेबिट कर लेंगे और पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पार्टनर को मैंने सैलरी दी है तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर रेम्यूनरेशन या पार्टनर सैलरी के खर्चे को डेबिट कर दूंगा। वेयर एज क्योंकि अभी पैसा मैंने पार्टनर को दिया नहीं है, तो ऐसे में मुझे पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एट द मोमेंट जब मैं पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा, उसी मोमेंट पर मुझे टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। और अगर मैं पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट ना करके सीधा पेमेंट कर देता हूं, इसका मतलब पार्टनर की सैलरी डेबिट टू बैंक कर देता हूं, तो उस मोमेंट पर जब मैं पेमेंट कर रहा हूं उस मोमेंट पर मुझे टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। तो कहने का मतलब यह है जब भी आप पेमेंट करेंगे या जब भी आप उसको क्रेडिट करेंगे, दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी कि आप टीडीएस का डिडक्शन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको फिर इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना होगा, डिले डिडक्शन ऑफ द टीडीएस और नॉन डिडक्शन ऑफ द टीडीएस के केस में। दोस्तों इस सेक्शन के आने के बाद से एक्चुअली में जो छोटी पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनके लिए थोड़ी सी सिरदर्दी बढ़ गई है, क्योंकि जो छोटी पार्टनरशिप फर्म्स हैं जो जनरली कुछ ट्रेडिंग में डील करती हैं, इसका मतलब उनका जो बिजनेस है वो सेल एंड परचेज का रहता है,
तो अमूमन तौर पर उन लोगों के ऊपर, क्योंकि टीडीएस के प्रोविजंस एज सच एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो इस सेक्शन के आने के बाद से अब उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि अब जब भी वो अपने पार्टनर को कोई अमाउंट पे करेंगी या क्रेडिट करेंगी, तो वहां पर उन्हें टीडीएस का डिडक्शन करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली अगर उनको टीडीएस का डिडक्शन करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो उनको ये चेक करना है वेदर द टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन देयर और नॉट। सेकंड नंबर पर अगर टीडीएस एप्लीकेबल होता है तो उन्हें 10 नंबर लेना पड़ेगा ताकि वो टीडीएस का डिडक्शन कर पाए। और फिर अगर टीडीएस का डिडक्शन हुआ है तो फिर उनको टीडीएस का डिपॉजिट भी करवाना है, टीडीएस की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अब छोटी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। हालांकि ये बात उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो ऑलरेडी टीडीएस के डिडक्शंस की रिक्वायरमेंट में फिट होते हैं। इसका मतलब जो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी बाकी किसी सेक्शंस के टीडीएस के डिडक्ट कर रही हैं और अपनी टीडीएस की कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर रही हैं, उनके लिए ये कंप्लायंस बर्डन कोई एडिशनल नहीं होगा। बट जिन पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर अभी तक के टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन अब उनको भी टीडीएस की कंप्लायंसेस में आना पड़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी पार्टनरशिप फर्म्स को चेक करना पड़ेगा वेदर द सेक्शन 194T इज एप्लीकेबल ऑन देयर और नॉट, जो कि जाहिर सी बात है हो ही जाएगा, क्योंकि 20,000 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ड्यूरिंग द ईयर जो कि एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को देती है। तो अमूमन इससे ज्यादा ही अमाउंट पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को दे देती है ड्यूरिंग द ईयर, तो ऐसे में टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी तो उनके ऊपर बन जाएगी। वंस द टीडीएस एज एप्लीकेबल तो उनको 10 नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर टीडीएस डिपॉजिट करवाना है, टीडीएस की रिटर्न्स फाइल करनी है, ये कंप्लायंसेस उन्हें यहां पर करनी पड़ेंगी। दोस्तों ये सेक्शन अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं तो बहुत छोटा सा सेक्शन है और बहुत इजी सेक्शन है, लेकिन अब इस सेक्शन के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस या कंफ्यूजन्स भी अराइज हो जाते हैं जो हो सकता है आपके मन में भी चल रहे हो। तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से आपको उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊं, ताकि आप जब इस सेक्शन की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने क्लाइंट्स के बिजनेस में, तो वहां पर आपको एक क्लैरिटी रहे और आप इस सेक्शन को स्मूथली अप्लाई कर पाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने अराइज होता है, क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा अगर मैं अपने पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस को रीपे कर रहा हूं। सो एग्जांपल के लिए समझते हैं, यहां पर पार्टनर की कैपिटल मेरी बैलेंस शीट में लिखी हुई है ए की 10 लाख रुपीस, और मेरा पार्टनर ये कहता है कि जो मेरे 10 लाख रुपए हैं इसमें से 2 लाख रुपए मुझे पे कर दो, जिसको कि हम जनरली ड्रॉइंग्स के नाम से इंटरप्रेट करते हैं। तो इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस है 10 लाख रुपए एंड पार्टनर कह रहा है भाई मेरे 2 लाख रुपए मुझे वापस दे दो, मैं पार्टनरशिप फर्म में से अपने 2 लाख रुपए निकाल कर लेकर जा रहा हूं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या टीडीएस इस 2 लाख रुपए पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करते हैं, टीडीएस जनरली इनकम वाले पार्ट्स पर एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर जो मैं पार्टनर को 2 लाख रुपए दे रहा हूं वो एज ए ड्रॉइंग्स दे रहा हूं, ना कि मैं उसको कोई एडिशनल इनकम दे रहा हूं। तो ऐसे में ये जो ड्रॉइंग्स वाला कंपोनेंट होगा इसके ऊपर आपको टीडीएस का डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। सो देखिएगा आंसर इज नो, टीडीएस अंडर दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट बैलेंस टू द पार्टनर्स, फिर चाहे वो अमाउंट कितना भी क्यों ना हो जाए। नाउ द सेकंड क्वेश्चंस कम इनटू माइंड, whether the TDS is applicable on a credit of profits to partner capital account। अब एग्जांपल के लिए समझते हैं, यहां पर हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, पार्टनरशिप फर्म को 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ आफ्टर पेइंग ऑल द इनकम टैक्सेस। अब ये 9 लाख रुपए तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं एग्जांपल के लिए, तो हर एक पार्टनर को 3-3 लाख रुपए का प्रॉफिट यहां पर क्रेडिट किया जाएगा। सो द क्वेश्चन अराइज ये होता है, क्या ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट जब हम अपने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, इसका मतलब उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को इंक्रीज करेंगे बाय 3 लाख ईच, तो क्या इस 3 लाख रुपए पर भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। सो द आंसर इज अगेन नो, टीडीएस यहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों याद रहे, टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन सैलरी, टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन रेम्यूनरेशन, टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट। तो इसके अलावा अगर आप कोई अमाउंट पे कर रहे हैं विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, तो यहां पर उस अमाउंट पर टीडीएस एप्लीकेबल
नहीं होगा। और दोस्तों यहां पर एक लॉजिक और अगर आप लगाएं तो 9 लाख रुपए का पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया है आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, और ये प्रॉफिट पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। आप सब जानते हैं एनी प्रॉफिट गिवन बाय द पार्टनरशिप फर्म टू देयर पार्टनर इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। तो जो इनकम पार्टनर के हाथ में अदरवाइज एग्जेम्प्ट है उस पर टीडीएस काटने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए यहां पर इसका भी आंसर नो ही रहेगा। TDS under this section is not applicable to the credit of profit to partners capital account. Now एक क्वेश्चन और यहां पर क्रिएट हो सकता है जो आप लोगों के मन में भी हो सकता है प्रैक्टिकली जब आप काम करने जाएं तो आपके मन में आ जाए, whether the TDS is applicable on the reimbursement of any amount given to partner। अब एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर कोई एक्सपेंस इंकर किया और उस एक्सपेंस का वो फर्म से रिम्बर्समेंट क्लेम कर रहा है। रफली मैं एग्जांपल के लिए 50,000 रुपए का अमाउंट ले लेता हूं। पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर 50,000 का खर्चा कर दिया। अब वो फर्म को बोल रहा है कि ये 50,000 रुपए जो मैंने आपके बिहाफ पर खर्च करे हैं ये आप मुझे पे कर दो। तो प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो ये 50,000 रुपए हम पेमेंट कर रहे हैं अपने पार्टनर को। क्वेश्चन ये राइज होता है क्या उस 50,000 रुपए पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो इसका भी आंसर दोस्तों नो है, यहां पर भी टीडीएस आपको अप्लाई नहीं करना है। सो टीडीएस अंडर दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिम्बर्समेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ और एनी अमाउंट गिवन टू द पार्टनर। तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को रिम्बर्समेंट के लिए कोई भी अमाउंट पे करती है तो उस पर भी आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे माइंड में आए हैं, हो सकता है आपके पास भी आ जाएं, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका आंसर करने की कोशिश की है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बट स्टिल इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल चैलेंज हो सकता है आपके मन में आए। तो अगर आपके मन में इस प्रकार का कोई भी प्रैक्टिकल डाउट आता है इस सेक्शन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, या आप मुझे मेरे दिए गए फोन नंबर या ईमेल पर कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है अभी इस सेक्शन को लेकर, स्टिल डिपार्टमेंट हैज टू क्लैरिफाई फ्यू मोर थिंग्स ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जहां पर अभी जरूरत है कि डिपार्टमेंट कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर करे विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर और एनी डॉक्यूमेंट, जिससे कि इस पर एक ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। आई होप दोस्तों आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा, इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा लाए गए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं आपके लिए रेगुलरली इसी प्रकार के नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आज के वीडियो में केवल इतना ही, आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।